हेलो फ्रेंड्स, मेरे रिजल्ट क्लासेस में आप लोग का बहुत बहुत फिर से नए सेशन में स्वागत करता हूं। तो पिछले क्लासेस में हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़े थे, मध्यकालीन इतिहास भारत के। तो पिछले क्लासेस में 195 क्वेश्चन मैं कवर करा चुका हूं। तो पिछले क्लासेस जितने भी हुए उसको जाकर रिवाइज़ कीजिएगा। पहले बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। कंप्लीट आपको हिस्ट्री यहाँ पर कराया जा रहा है। मॉडर्न हिस्ट्री और एंशियंट हिस्ट्री मैं कंप्लीट करा दूँ। ये हमारा मिडिवल हिस्ट्री चल रही है, अभी आपके कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा, फिर हम नए चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे कंप्लीट हिस्ट्री आपको कराया जा रहा है। कुछ भी सेशन हो कंप्लीट यहाँ पे पूरा आपको कराया जाएगा। आधा अधूरा पढ़ाने का कोई मतलब भी नहीं है। तो चलिए सेशन को बढ़ाते हैं आगे। पहले बार आए तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन जो है आप तक यहाँ पर पहुँच पाए। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आपके लगभग सभी को एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे SSC, रेलवे, UPSC, कोई भी स्टेट के एग्ज़ाम, कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट के एग्ज़ाम हो, तो लगभग सभी एग्ज़ाम को यहाँ पे कवर कराया जाएगा। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन को तैयार किया गया है। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। 196 क्वेश्चन हमारे। गुप्त वंश के संस्थापक कौन था? तो गुप्त वंश, इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया था? चंद्रगुप्त प्रथम ने, श्रीगुप्त ने, समुद्रगुप्त ने या आपके विक्रमादित्य ने? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा श्रीगुप्त, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपके गुप्त वंश के संस्थापक किसको कहा जाता था? श्रीगुप्त इनको संस्थापक कहा जाता है। श्रीगुप्त अगर शासनकाल इनका देखें तो 240 ईसा पूर्व से 280 ईस्वी तक इनका शासन चला था। और इसके बाद इनकी जस्ट मृत्यु, इनका जो शासनकाल जस्ट ख़त्म हुआ, इसके बाद इनके जो पुत्र आया था इनका नाम है घटोत्कच। याद रखिए, घटोत्कच इनके पुत्र था। तो इनकी मृत्यु के बाद इन्होंने यहाँ पे राजपाट को संभाला था। इसको याद रखिए। अगर देखेंगे गुप्त वंश सबसे शक्तिशाली जो शासक, जहाँ पे गुप्त वंश का जो साम्राज्य विस्तार किया था, कौन से ऐसे शासक थे जिन्होंने साम्राज्य को आगे तक पहुँचाया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे चंद्रगुप्त प्रथम। याद रखिए, गुप्त जो प्रथम है, ये आप इस वंश के सबसे शक्तिशाली शासक हुए थे, चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने अपने जो शासनकाल को बहुत ही भारत में विस्तार पहुंचाया था। ये आपके सबसे शक्तिशाली शासक था गुप्त वंश में। याद रखिए, इन्होंने अपने साम्राज्य को बहुत ही ज़्यादा विस्तार इनके द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अपनी गुजरात विजय के उपलक्ष्य में, जो गुजरात जो अभियान हुआ था, अपने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में अकबर ने खालिस्तान का निर्माण करवाया था। तो गुजरात अभियान के दौरान जीत हासिल करने के बाद जो अकबर ने कौन सा, मतलब ये किस चीज़ का निर्माण करवाया था? तो आपका जामा मस्जिद का, आगरा का किला का, इलाहाबाद किला का या आपके बुलंद दरवाज़ा का? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, बुलंद दरवाज़ा। तो याद रखिए, बुलंद दरवाज़ा आपका कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश के आगरा शहर में। याद रखिएगा, ये आपका आगरा में स्थित है। मतलब बुलंद दरवाज़ा आगरा में है, उत्तर प्रदेश में। और इसको सन 1602 में इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा बनवाया था बुलंद दरवाज़ा को? ये आपके अकबर के द्वारा यहाँ पे बनवाया गया था। तो यहाँ पे कौन सा बुलंद दरवाज़ा यहाँ पे आ जाएगा? निर्माण बुलंद दरवाज़ा का निर्माण इन्होंने करवाया था आपके अकबर के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? फतेहपुर सीकरी में इबादत खाना किसने बनवाया था? हुमायूं ने, अकबर ने, शाहजहाँ ने या आपके जहांगीर ने? तो इबादत खाना ये आपका होता क्या है? इबादत खाना इसमें है क्या? इबादत जो खाना है आपका खास कर किससे संबंधित है? तो इबादत जो खाना है इसको 1575 ईस्वी में इसको किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको बनवाया गया था। और ये आपका जो इबादत खाना एक धार्मिक शिक्षा पे खासकर इसको चर्चा करने के लिए यहाँ पे एक बैठक करेंगे। ऐसा करके यहाँ पे इसको धार्मिक शिक्षा पर जोर करना है, यहाँ पे वार्तालाप करना है। ऐसा करके यहाँ पे चर्चा करने के कारण यहाँ पे इसको बनवाया गया था। एक तरह का सामूहिक, जैसे आजकल गाँव स्तर में देखते हैं बैठक के लिए यहाँ पे ग्राम पंचायत बनाया जाता है बैठक के लिए, उसी तरह के यहाँ पे धार्मिक शिक्षा वगैरह पे खासकर इस चर्चा पे मुद्दे पे बात करने के लिए इसको बनवाया गया था। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा इसको बनाया जाके, मतलब बनवाया गया था, इसलिए इसको बनवाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है ग्रांड ट्रंक रोड, ये आपको कौन से मार्ग को जोड़ता है? तो ग्रांड ट्रंक रोड जो होता है आपको कोलकाता से मुंबई, कोलकाता और अमृतसर, दिल्ली और चेन्नई या आपका लुधियाना और तिरुपति को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कोलकाता और आपके अमृतसर शहर। ये दोनों कोलकाता शहर और अमृतसर, ये आपका जो ग्रांड ट्रंक जो रोड है
इसको जीटी रोड भी कहा जाता है, याद रखिएगा। तो एग्जाम में जीटी रोड पूछे या ग्रैंड ट्रंक रोड, ये आपका जीटी रोड आपको कोलकाता शहर और आपके अमृत शहर इसको जोड़ता है, दोनों शहर को, तो इसको याद रखिएगा। तो कोलकाता अमृतसर आंसर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और कई एग्जाम में कई बार इस क्वेश्चन पूछा कि तो आपका जीटी रोड जो ग्रैंड ट्रंक रोड है ये आप किसके द्वारा बनवाया गया था। कई बार कल के सेशन में भी बताया था इसको। 16वीं शताब्दी में जो शेरशाह सूरी थे, शेरशाह सूरी, तो शेरशाह सूरी के द्वारा इसको बनवाया गया था। और इसकी अगर लंबाई की देखें तो अनुमानित है लगभग 2400 किलोमीटर इसकी ग्रैंड ट्रंक जो कोलकाता से अमृतसर की लंबाई है, मात्र 2400 किलोमीटर की इसकी लंबाई है, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे कंप्लीट हम 200 क्वेश्चन मिडवल हिस्ट्री के कर चुके हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जितना भी कंटेंट पे ज़्यादा फोकस मैं करता हूँ, जितने भी क्वेश्चन जो कंटेंट तैयार किए सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। आप प्रीवियस ईयर कोई भी एग्जाम का पेपर सॉल्व करके भी देख सकते हैं, क्वेश्चन लगा के देख सकते हैं। सारे क्वेश्चन आपके लूसेंट से क्वेश्चन के तैयार किया गया है। 90% जो क्वेश्चन आपके लूसेंट से उठ के आता है, क्योंकि आपका NCERT बेस होता है लूसेंट, बाकी आप समझदार हो। चलिए सेशन को बढ़ाते आगे। तो 200 क्वेश्चन हमारा, वर्ष में कौन से वर्ष में अकबर की मृत्यु हुई थी? 1605 में, 1603 में, 1607 में या 1601 में? तो कौन से साल में अकबर की मृत्यु हुई थी? तो अकबर की मृत्यु हुई थी आपके 1605, इससे करेक्ट आंसर होता है। 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी। इनका मतलब इनको पेचिश से इनकी मृत्यु हुई थी, मतलब पेचिश हुआ, 2-3 दिन हालत इनका गंभीर हो गया था, फिर इनकी मृत्यु हुई थी। इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई थी? तो फतेहपुर सीकरी, याद रखिए, फतेहपुर सीकरी इन्होंने बनवाया था। ये आपके कहाँ पे है? तो ये आपके आगरा शहर में स्थित है। तो यहाँ पे इनके पेचिश के कारण यहाँ पे 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीरबल का मूल नाम क्या था? बीरबल का मूल नाम क्या था? तो भगवान दास, महेश दास, बनमाली दास या आपका टोडरमल। तो बीरबल का मूल नाम है, अगर देखेंगे इसको कई बार अभी बताया हूँ, तो इनका जो महेश दास इनका वास्तविक नाम है, इनका मूल नाम है बीरबल का। बाकी बीरबल के बारे में बहुत कुछ बता चुका हूँ, आई थिंक याद होगा आपको। अभी तक कि आपको रट गो इतना बार आपको बता चुका हूँ। तो बीरबल का मूल नाम महेश दास है, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो बीरबल से क्वेश्चन और पूछा जाता है कि आपके कि जो बीरबल मतलब किसके दरबार में रहते थे? तो याद रखिएगा इनको महेश दास दुबे भी, महेश दास दुबे सरनेम के साथ इनको बोला जाता है। महेश दास ऑप्शन रहे तो महेश दास लगाइएगा। तो महेश दास दुबे इनको कहा जाता है। ये आपके बहुत ही तेज शातिर और बुद्धिमान था, और यहाँ पे अकबर के 9 रत्न में से एक इसको माना जाता है। इनका जन्म मध्य प्रदेश में इनका जन्म हुआ था, आपके जो सीधी जिले में इनका जन्म हुआ था, MP का, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मुल्ला दो प्याजा किस मुगल बादशाह का सलाहकार था? मुल्ला दो जो प्याजा किस मुगल बादशाह का सलाहकार था? जहांगीर के, औरंगजेब, अकबर या शाहजहां? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मुगल बादशाह, मुगलों के जो शासक बादशाह कहे जाने वाला जो अकबर के आपके वजीर था, याद रखिएगा। सलाहकार या इनको वजीर भी इनको कहा जाता है, अकबर के वजीर था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर को उसकी मृत्यु के बाद इनको कहाँ दफनाया गया था? तो अकबर के उसकी मृत्यु के बाद इनको कहाँ दफनाया गया था? सिकंदरा में, काबुल में, दिल्ली में या आपके लाहौर में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनको सिकंदरा में, जो अकबर की मृत्यु हुई थी, तो इनकी मृत्यु के बाद इनको कहाँ दफनाया गया था? तो इनको सिकंदरा में दफनाया गया था। और इनका मृत्यु बताया था, इनका पेचिश के कारण इनको यहाँ पे बीमारी कारण इनकी मृत्यु हुई थी। और सिकंदरा जो कि आपका आगरा शहर में आता है, तो आगरा में 1605 में इनकी मृत्यु हुई थी, तो इसको याद रखिएगा। बीमारी पूछे तो पेचिश लगाना है। 1605 में इनकी मृत्यु हुई तो सिकंदरा आपके आगरा में, क्योंकि यहाँ पे इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। भास्कराचार्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती का फारसी में अनुवाद किसने किया था? अब्दुल रहीम खाना, अबुल फैजी या आपके तानसेन? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अबुल फैजी, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो भास्कराचार्य की जो प्रसिद्ध पुस्तक है लीलावती, तो लीलावती की जो फारसी में या आपके संस्कृत में इस बुक को लिखा गया था, लेकिन इसका फारसी में अनुवाद
ये आपके अबुल फैजी के द्वारा लिखे गए थे। आपके संस्कृत भाषा में आपके गणित और खगोल शास्त्र का एक प्राचीन ग्रंथ इसको माना जाता है। इसमें लगभग 625 श्लोक इसमें स्थित है और ये आपके अबुल फैजी ने इसको कौन से भाषा में, फारसी भाषा में इसको अनुवाद किया गया था, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था कहा जाता है? जब्ती प्रणाली को, नाशक प्रणाली को, गल्ला बख्शी प्रणाली को या कंकुट प्रणाली को? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा जब्ती प्रणाली इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस भू राजस्व व्यवस्था को टोडरमल व्यवस्था कहा जाता था या इसको जब्ती प्रणाली भी कहा जाता था। अकबर के वित्त मंत्री थे आपके टोडरमल। तो जो अकबर के वित्त मंत्री थे राजा टोडरमल, इनमें जो यहाँ पे जो कहा भू राजस्व व्यवस्था, तो यहाँ पे जो भू राजस्व व्यवस्था एकत्र करने की, जो आपका जो राजस्व में एक पैसा को एकत्र करने की एक नई व्यवस्था स्टार्ट की थी, शुरू की गई थी, जिसे ही आपके जब्ती व्यवस्था या आपके दहसाला व्यवस्था के नाम से इसको कहा गया था। तो ये आपकी जब्ती प्रणाली या दहसाला व्यवस्था सेम ही है। तो आपके भू राजस्व में जो पैसा एकत्र करने की व्यवस्था की गई थी, जिसको जब्ती प्रणाली या दहसाला व्यवस्था के नाम से इसको जाना जाता था। यहाँ पे टोडरमल कौन थे? तो टोडरमल अकबर के वित्त मंत्री थे, जिसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी थी? जहांगीर के, अकबर, हुमायूं या शेरशाह? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ये आपके अकबर के शासनकाल में इनके द्वारा लिखी गई थी। याद रखें अकबर के शासनकाल में ये आपके 13वीं शताब्दी में, तो ये आपके 13वीं शताब्दी में इसका लिखी गई थी। और रामचरितमानस की जो रचना है कहाँ की थी, इसे कहाँ लिखी गई थी? अयोध्या, वाराणसी और आपके चित्रकूट, ये तीनों जगह में यहाँ पे मिल के इनको लिखी गई थी। किसके द्वारा? तुलसीदास जी की रामचरितमानस को। किसके शासनकाल में? तो अकबर के शासनकाल में इसको लिखी गई। तो अपने दरबार में इसको बुलाया गया था। बाकी इसको कल डिटेल से इसको बताया था इनके बारे में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के जो दरबारी जो संगीतकार हैं तानसेन का मूल नाम क्या है? महेश दास, रामचंद्र, रामतनु पांडे या आपके मेघमल्हार? तो इसका जो करेक्ट आंसर, तो यहाँ पे जो अकबर के जो दरबारी जो संगीतकार थे, बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे। ये इनका तानसेन इनको कहा जाता था, लेकिन इनका वास्तविक नाम और इनका जो मूल नाम देखेंगे तो इनका नाम था रामतनु पांडे, इनका वास्तविक नाम थे। ये आपके बहुत ही प्रसिद्ध संगीतकार थे और आपके अकबर के दरबार में आपके रहते थे। और यह इनका जन्म ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी भी थे, तो इनके पिताजी भी आपके संगीतकार थे, तो इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकबर ने तीर्थ यात्रा कर ये आपका समाप्त किया था। तो अकबर ने तीर्थ यात्रा जो कर लिया जाता था, इसको कब समाप्त किया था? 1563 में, 1562 में, 1575 में या 1564 में? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, इन्होंने जो तीर्थ यात्रा जो कर वसूला जाता था, इसको कब समाप्त किया गया था? तो इसको सन 1563 में इन्होंने अकबर के द्वारा जो तीर्थ यात्रा या आपका कर कैसा कर था, तो ये आपका 1563 में इन्होंने अकबर के द्वारा ये तीर्थ यात्रियों पर एक लगाने वाला कर था। जितने भी तीर्थ यात्री जहाँ पे तीर्थ स्थल को घूमने जाते थे, ये आपका तीर्थ यात्री पर एक कर लगाया था। लगने वाला जो कर लगाया गया था, किसके द्वारा लगाया था? कि आपके जितने भी जो मुस्लिम सम्राट थे अकबर के पहले, तो मुस्लिम सम्राटों के द्वारा इस कर को वसूला जाता था तीर्थ यात्रियों पर। फिर अकबर का जब शासनकाल आया तो इन्होंने 1563 में जो तीर्थ यात्रा कर जो लिया जाता था, इन्होंने 1563 में इन्होंने समाप्त कर दिया था। एक और कर कल मैं बताया था, आई थिंक याद होगा, 1564 में। इसको 1563 में 1564 यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन में। तो 1564 में इन्होंने जजिया कर को इन्होंने ख़त्म किया था, मतलब समाप्त। जजिया कर भी लिया जाता था, इसको भी इनको द्वारा समाप्त किया जाता था। जजिया कर को कल मैं बहुत बार बताया हूँ, आई थिंक आपको रट गया होगा। तो जितने मैं बार बार इसलिए बताता हूँ ताकि आपको रट जाए, आपको ज़्यादा याद करना मत पड़े, इसलिए आपको बार बार बताया जाता है इसीलिए। तो आपके जजिया कर और तीर्थ यात्रा कर, इनके द्वारा 1563 में तीर्थ यात्रा कर को समाप्त किया था, 1564 में इन्होंने जजिया कर को समाप्त किया था। दोनों में आपको अकबर आंसर ले लेना है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 209 क्वेश्चन है हमारा। अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से कौन जो है आपका बैरम खान का पुत्र था? अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से जो कौन बैरम खान का पुत्र था? मुल्ला दो प्याजा,
अब्दुल रहीम खाने खाना, अबुल फैजी या आपके अबुल फजल। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अब्दुल रहीम खाने खाना। ये याद रखिए। तो अकबर के दरबार में 9 रत्नों में से एक वो जो बैरम खान, इनके पुत्र था अब्दुल रहीम खान खाना। इनको शॉर्टकट में रहीम साथ में, तो ऑप्शन में अगर रहीम दिया रहेगा तो रहीम लगाइएगा। अब्दुल रहीम खान खाना बोला तो आपको ऑप्शन में ये दोनों लगा देना है, जो भी ऑप्शन रहेगा। तो अकबर के दरबार में 9 रत्न में से कौन जो बैरम खान का पुत्र था, तो अब्दुल रहीम खान खाना, और ऑप्शन में रहीम रहेगा तो रहीम आपको आंसर में ले लेना है। आज का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। अकबर के दरबार में आने से पहले तानसेन जो किसके दरबारी संगीतकार थे? मारवाड़ के उदय सिंह, मेवाड़ के रामचंद्र, महाराणा प्रताप या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मेवाड़ के रामचंद्र, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो अकबर के दरबार में आने से पहले जो मेवाड़ रामचंद्र थे, ये आपका सिसोदिया राजवंश के एक प्रसिद्ध शासक थे। तो इनके दरबार में पहले जो संगीतकार थे तानसेन, तो इनके दरबार में थे, लेकिन बाद में इनके जो अकबर के दरबार में आपके इन्होंने मतलब इनके बाद इनके दरबार में गए हुए थे। बाकी तानसेन के बारे में तो बता ही चुका हूँ। तो चलिए आज का सेशन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पहले बार आए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। चलिए आज का सेशन यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू।